हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है और इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है और साथ ही साथ इसमें कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन फैक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा? स्टार्ट होगा, बिगिन होगा। बैक्टीरिया और वायरसेस में ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये एक होता है, इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसको हम सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट या सिंगल रेप्लिकॉन कहते हैं, वो उसकी तरह एक्ट करता है। जबकि यूकैरियोट्स में, जिसमें डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा होता है, जायंट होता है, उसमें सेवरल ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी सेवरल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। और इवेंचुअली ये जो अलग अलग जगह पर रेप्लिकेशन होगा तो ये जो भी डुप्लीकेट डीएनए बनेगा वो आपस में इवेंचुअली वो मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे से। इसीलिए जो यूकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें उसको हम कहते हैं कि उसमें सेवरल रेप्लिकेटिंग सेगमेंट्स होते हैं या सेवरल रेप्लिकॉन्स होते हैं, उसकी तरह वो एक्ट करता है। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होता है? जो अलग अलग जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट्स, क्या क्या हो सकते हैं डीएनए में? वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटाडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट और ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट। करेक्ट। ये फ्रीली न्यूक्लियोप्लाज्म में रहते हैं। आपको जैसे पहले ही पता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? मोनोमर्स हैं जो कि पॉलीमराइजेशन के बाद डीएनए बनाएंगे। तो ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट्स हैं, ये 4 टाइप के, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं और ये डीएनए के सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनका फॉस्फोराइलेशन होता है। जब इनका फॉस्फोराइलेशन होता है तो इस फॉस्फोराइलेशन का मतलब इसमें ये मोनोफॉस्फेट्स हैं तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे। जब वो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे तो ये एक्टिव फॉर्म्स में चेंज हो जाएंगे और जैसे एएमपी बन जाएगा एटीपी, सीएमपी बन जाएगा सीटीपी, टीएमपी बन जाएगा टीटीपी और जीएमपी बन जाएगा जीटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही सिमिलरली ये भी ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटाडीन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, इनका फॉस्फोराइलेशन हुआ यानी इसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़े। अच्छा, अब इस रिएक्शन को कैटलाइज जो करता है वो होता है एंजाइम फॉस्फोराइलेज। यहाँ पे लिख देते हैं, जो एंजाइम कैटलाइज करेगा वो होगा फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम इन रिएक्शन को कैटलाइज करेगा और ये एक्टिव फॉर्म्स में चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। सेकंड स्टेप होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। यानी अब जो डीएनए हेलिक्स है, जैसे आपको पता है कि वो क्या होता है, ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसके रेप्लिकेशन के लिए इसको खुलना ज़रूरी है, तो इसकी अनवाइंडिंग होगी। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स इस तरीके से सेपरेट होते हैं, जैसे आप मान लीजिए 2 रस्सी आपस में इस तरीके से क्या है, इंटरविन है, ठीक है, इंटरवाइंड है। और इसके बाद आप जैसे यहाँ पर अगर होना है तो आप इस जगह पे फोर्स देके इन दोनों पार्ट्स को ऐसे खींचेंगे, लेकिन द मोमेंट यू स्टॉप फोर्स, जैसे आप फोर्स स्टॉप करोगे ये फिर से क्या हो जाएंगे, अनवाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, ठीक है, इंटरविन हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे, आप एक जगह पे थोड़ा सा एक स्ट्रैंड को काट दोगे। एक स्ट्रैंड को काटने से क्या होगा, जो टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीव हो जाएगी, ठीक है, और वो फिर दोबारा नहीं जुड़ेंगे।
तो यही इसी सेम प्रिंसिपल पे दो एंजाइम काम करते हैं। एक है आपका, दो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं इस स्टेप में, हेलिकेजेस और दूसरा है टोपोआइसोमरेजेस। करेक्ट। जो हेलिकेजेस होता है इसका दूसरा नाम इसको हम अनवाइंडेजेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका काम है अनवाइंड करना, ठीक है, खोलना। और टोपोआइसोमरेजेस को हम डीएनए गायरेजेस बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है डीएनए गायरेजेस। अब हेलिकेजेस क्या करता है कि ये दोनों, जैसे उसका नाम बता रहा है अनवाइंडेजेस, तो दोनों जो डीएनए हेलिक्स है, दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, जो आपका डीएनए हेलिक्स है या जो दो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करेगा, अनवाइंड करेगा। और टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, ये स्ट्रैंड को, एक स्ट्रैंड को, ठीक है, एक को ब्रेक करेगा और बाद में उसे रिसील करेगा। और इस तरीके से ये दोनों इसको खोलने का काम करेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों फैसिलिटेट करेंगे डीएनए को अनकॉइल करने में। अच्छा, अब यहाँ पर जब दोनों स्ट्रैंड्स ये अलग अलग हो गए, तो जो ये सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं इनको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ प्रोटीन्स एक्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स। क्योंकि हेलिक्स तो डीस्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन जो सिंगल स्ट्रैंड है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स ये क्या कर रही हैं, जो अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं, उनको स्टेबलाइज कर रही है। अब ये जो डीएनए होता है, ये जो आपका डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, वो एक साथ पूरा एक ही स्ट्रेच में ऐसा नहीं है कि ओपन हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके ये स्लोली आगे आगे बढ़ते हैं, इनका सेपरेशन की प्रोसेस, और एक एंड से दूसरे एंड में धीरे धीरे करके ये बढ़ती है। इसी वजह से हमें एक वाई शेप स्ट्रक्चर मिलता है, वाई शेप स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि ये फोर्क जैसा है ना, जैसे कांटा होता है, आपने देखा होगा, फोर्क जो होता है, फोर्क एंड नाइफ, उसका फोर्क, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बना रखा है, देखिए यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ पे खुलने का काम हो रहा है, जो हेलिकेजेस एंड टोपोआइसोमरेजेस कर रहे हैं, ये यहाँ पर चिपके हुए से बना रखे हैं एंजाइम्स, करेक्ट। और ये देखिए वाई शेप का ये रेप्लिकेशन फोर्क है। अब तीसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। मैंने आपको पहले भी, हमने जब आरएनए पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए के रेप्लिकेशन में आरएनए का होना इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्या करता है आरएनए प्राइमर्स क्या होते हैं, आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट डीएनए के, आरएनए प्राइमर इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आरएनए प्राइमर होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट आरएनए के छोटे छोटे सेगमेंट। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आरएनए जो प्राइमर है ये हमेशा 5' एंड जो डीएनए का होगा वहाँ पर ये सिंथेसाइज होंगे बिफोर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। इससे पहले कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, 5' एंड जो डीएनए का होगा वहाँ पर ये बनते हैं, करेक्ट। तो आरएनए प्राइमर देखिए, या इस एंड पे ये जो हमारा ये वाला है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर बनेंगे और यहाँ पर भी बनेंगे, और हमेशा कहाँ बनेंगे, 5' एंड जो डीएनए का होगा। अब जो ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका 5' एंड ये है, तो आरएनए प्राइमर इसमें हमेशा 5' एंड पे बनेंगे, और इस पे कहाँ बनेंगे, अगेन आरएनए प्राइमर, ये इसका 5' एंड है, तो 5' एंड की तरफ को ये आरएनए प्राइमर बनेंगे। आप ये ध्यान को रखना है कि आगे से तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये पेरेंटल डीएनए हो जाएगा। ये जो खुल रहा है ये इस साइड को खुल रहा है, ठीक है, यानी आपका डीएनए धीरे धीरे करके ऐसे खुल रहा है, इस साइड को खुल रहा है, समझ आ गया। अब क्या होता है, एक एंजाइम अगेन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है प्राइमेज, ठीक है। ये जो एंजाइम प्राइमेज है ये क्या करता है, जो आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लाइक क्या क्या हो सकते हैं,
ये एडिनोसिन तो दोनों जगह होगा, लेकिन थाइमाइडिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल। ठीक है, ये और जी और सी। ठीक है, यानी एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद यूरेसिल हो गया, करेक्ट। फिर ग्वाइनोसिन और दूसरा हो गया साइटिडीन। ठीक है, तो ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या करेंगे, इनका पॉलीमराइजेशन होगा। ऑफ कोर्स हमने ये सब पहले ही पढ़ लिया है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं और इनके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, तो इनके पॉलीमराइजेशन होगा और इससे क्या बनेंगे, छोटे छोटे आरएनए के सेगमेंट्स बनेंगे, छोटे छोटे आरएनए के सेगमेंट्स बनेगा और उन छोटे सेगमेंट्स को हम आरएनए प्राइमर बोलते हैं। अच्छा, ये आरएनए प्राइमर का बनना आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम एक मोतियों की माला बना रहे हैं, उससे पहले हम एक जगह पे गांठ बना देते हैं ताकि वो खुले नहीं। अब आरएनए प्राइमर के बिना जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो नए डीएनए की सिंथेसिस नहीं कर पाता है, इसीलिए आरएनए प्राइमर का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जब पूरा का पूरा रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये जो आरएनए प्राइमर है वो हट जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डीएनए का स्ट्रैंड बनना है तो उसमें आरएनए की ज़रूरत नहीं है, तो आरएनए प्राइमर बाद में हट जाएगा और उसकी जगह कोई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड उसकी जगह ले लेगा और क्या हो जाएगा, आपको कॉन्टिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड मिल जाएगा। आई थिंक आई एम एबल टू आपको टीच यू ये चीज़। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको फिर से समझना है। एक बार और बता देती हूँ कि क्या होगा, आरएनए की प्रेजेंस के बिना डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और बाद में आरएनए प्राइमर जहाँ जहाँ पर भी है उसकी जगह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, चाहे ये वाला कोई से भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स उसकी जगह ले लेंगे और इस तरीके से डीएनए का एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब चौथा स्टेप है बेस पेयरिंग। तो हमने जब ये पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, तो मैंने उसमें बेस पेयरिंग भी समझाई थी कि कौन किसके साथ पेयर होता है, तो उसको हम यहाँ पर रिवाइज नहीं करेंगे। क्या होता है कि दोनों जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो किस टेम्पलेट की तरह फंक्शन करेंगे। रेप्लिकेशन फॉर्क में ये दोनों ही स्ट्रैंड्स, ये देखिए, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड किसकी तरह, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे और क्या होगा, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी ये, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, जो ये बने, अब ये क्या करेंगे कि ये अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। ये जो स्ट्रैंड बनेगा अपने अपने बेस पेयरिंग के रूल के हिसाब से ये आ जाएंगे। जैसे अगर एटीपी होगा तो वो किसके अपोजिट जाएगा, इस स्ट्रैंड में जहाँ भी थाइमाइडिन होगा उसके अपोजिट ये जाएगा। सी किसके अपोजिट जाएगा, जी के अपोजिट। टी किसके, ए के अपोजिट और जी सी के अपोजिट, करेक्ट। तो ये एटीपी, सीटीपी, टीटीपी, जीटीपी ये जो थे ये अब यहाँ पर आ जाएंगे और अपना अपना जोड़ीदार ढूंढेंगे। इनका जोड़ीदार हम पहले ही जान चुके हैं, हमें पहले ही पता है क्योंकि हमने पहले कुछ पुराने लेक्चर्स में देख रखा है कि एडिनोसिन जो होता है थाइमाइडिन के साथ पेयर करता है, सी जी के साथ पेयर करता है, ऐसे ही वाइस वर्सा ये से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी इस डीएनए स्ट्रैंड में टी, जी, ए, सी होगा वहाँ पर रिस्पेक्टिव ये ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट जाके जुड़ जाएंगे अपने अपने अपोजिट नाइट्रोजन बेसिस के अगेंस्ट या अपोजिट बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करते हुए। अच्छा, अब क्या हुआ, जो 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप थे, जैसे इसमें ट्राइफॉस्फेट है लेकिन डीएनए हमने पढ़ा है जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसमें मोनोफॉस्फेट्स होता है, एक ही फॉस्फोरस ग्रुप होता है। तो यानी इनमें क्या है, 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। तो जो ये 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स थे जो हमारे फर्स्ट स्टेप में बना था वो अब रिलीज़ हो जाएंगे और उनको रिलीज़ करने का जो एंजाइम यहाँ पर चाहिए होगा वो होगा पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, अब ये पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करेगा और इन ट्राई को हटा के बैक किस में चेंज कर देगा, मोनोफॉस्फेट्स में। ठीक है, मोनोफॉस्फेट्स में जब चेंज करेगा तो 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएंगे और जब 2 फॉस्फेट ग्रुप टूटेंगे
ब्रेक होंगे, इसी के साथ वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी। ये एनर्जी ज़रूरी है, क्यों? अब ये एनर्जी क्या करेगी, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो यहाँ पर अब बनाएंगे नया स्ट्रैंड, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जो टेम्पलेट में जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ये एनर्जी यूज़ होगी। आई थिंक आई एम क्लियर, ठीक है। जैसे अगर मैं समझाऊं कि सपोज़ ये कोई स्ट्रैंड है, इसमें यहाँ पर ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहाँ पर था AMP, यहाँ पर था GMP, यहाँ पर था सपोज CMP, ठीक है। और यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, या जो ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसके अगेंस्ट आ जाएगा TMP, इसके अगेंस्ट आ जाएगा GMP, इसके अगेंस्ट आ जाएगा ये GMP, इसके अगेंस्ट CMP। अभी ये क्या प्रेजेंट थे, ट्राईफॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पायरोफॉस्फेटेज थे, इसने इसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप हटा दिए, तो ये भी मोनोफॉस्फेट बन गए, ये भी मोनोफॉस्फेट बन गए, ठीक है। 2 फॉस्फेट ग्रुप हटने से एनर्जी रिलीज हुई, और ये एनर्जी ने क्या किया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए। जैसे इसमें डबल, और C और G के बीच में क्या होता है, ट्रिपल, C और G के बीच में क्या होता है, ट्रिपल, ठीक है। ये आपको ये चीज़ आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी फॉर्मेशन के किस में हेल्प करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बनने में, बिटवीन फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, जो ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे, और बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस ऑफ टेम्पलेट, जो टेम्पलेट का यानी जो ओरिजिनल हमारा पेरेंटल DNA उसके नाइट्रोजन बेसिस थे, उनके उसके और इसके इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए ये एनर्जी हेल्प करेगी, जो निकली इस स्टेप में। 5वां स्टेप है इलोंगेशन। अब धीरे धीरे ये जो नया स्ट्रैंड है ये आगे बढ़ेगा, इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ये थोड़ा सा लंबा स्टेप है। अब क्या होगा कि जो एडजेसेंट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है, ठीक है, ये धीरे धीरे अपने अपने जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट हैं, उसमें ये क्या हो जाएंगे, अटैच होंगे, ठीक है। और अटैच होंगे और इस तरीके से ये रेप्लिकेटेड DNA स्ट्रैंड बना देंगे, ठीक है। ये अटैच हो गए और इन्होंने रेप्लिकेटेड DNA स्ट्रैंड बना दिया। ये देखिए, ये डॉटर DNA, ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हैं, डॉटर DNA, ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हैं, डॉटर DNA, मतलब ये डॉटर DNA मॉलिक्यूल है, ये भी डॉटर DNA मॉलिक्यूल है, ये पेरेंटल DNA था नहीं, एक DNA से हमारे 2 DNA बन रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जो मैंने बताया कि अभी हमने वाले स्टेप में देखा था फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर, इसमें मैंने बोला था कि जो DNA पॉलीमरेज है वो बिना RNA, ये जो प्राइमेज है, इसके बिना वो DNA स्ट्रैंड नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है DNA पॉलीमरेज 3, और इसमें प्रेजेंस चाहिए होती है। ये क्या करेगा, ये एंजाइम अब क्या करेगा, इन जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स मोनोफॉस्फेट्स हैं, इनको अपने टेम्पलेट जो DNA स्ट्रैंड्स हैं उनमें रिस्पेक्टिव नाइट्रोजन जो बेस पेयरिंग का रूल है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर उनको अटैच करेगा। और इसके लिए प्रेजेंस चाहिए, एक तो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस चाहिए, दूसरा या तो ATP होना चाहिए, या तो ATP हो या GTP हो, और तीसरा चीज़ चाहिए TTP। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या DNA पॉलीमरेज को चाहिए होता है, किसकी प्रेजेंस चाहिए होती है ये स्ट्रैंड्स कंप्लीट करने के लिए, मतलब रेप्लिकेटेड DNA स्ट्रैंड बनाने के लिए, ठीक है। अब जो ये DNA पॉलीमरेज है ये क्या कर सकता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करता है, लेकिन सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है कि DNA पॉलीमरेज सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में ही जो है न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर सकता है, क्योंकि ये जो 3' एंड होता है शुगर मॉलिक्यूल का, उसमें ही न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर पाता है, इसीलिए डायरेक्शन बनती है 5' 3'। देखिए इसको समझते हैं। जो आपको DNA का दोनों स्ट्रैंड्स है, जो पेरेंटल DNA आपको पता है कि एक 3' to 5' होता है, तो उसका अपोजिट होता है एंटी पैरेलल रन करता है 5' to 3'। ये हमने देखा था DNA का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो इसका मतलब यह है कि जो दोनों एंड है वो अलग अलग
उन दोनों में अलग अलग डायरेक्शन से रेप्लिकेशन होगा। इसीलिए जो ये रेप्लिकेशन भी होता है दोनों स्ट्रैंड में जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आगे बढ़ेगा। अब इसमें से एक स्ट्रैंड तो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से रस्सी खुलती जा रही है। मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रैंड है ये इस साइड को खुल रहे हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से खुल रहे हैं इस साइड को, क्योंकि यहाँ पर हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज है तो इस साइड को वो खोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा आरएनए प्राइमर है वो हमेशा 5' एंड में बनेगा डीएनए के, ठीक है। यानी इस स्ट्रैंड में अगर देखें तो 5' एंड ये है डीएनए का, यानी यहाँ आरएनए प्राइमर बनते जाएगा। और ये जो है जो आपका जो स्ट्रैंड है जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इसमें जो डीएनए जो ये डीएनए बनेगा, रेप्लिकेटेड डीएनए, डॉटर डीएनए बनेगा, ये कॉन्टिन्यूसली बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका 3' एंड हमेशा खुला हुआ है। अब देखो ये जो लीडिंग स्ट्रैंड मैंने बनाया है ये वाला इसका आप देखोगे ये एंड हमेशा खुला रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर को खुल रहा है ना, इस साइड को हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन ये है, और इस साइड को ही डीएनए खुल रहा है, तो ये हमेशा खुलता रहेगा। ये बंद है और ऐसे ये क्या करेगा कि ऐसे ये खुल रहा है, इस साइड को ही खुल रहा है, तो उसका 3' एंड क्या होगा, हमेशा खुला रहेगा। 3' अगर हमेशा एंड खुला रहेगा तो फटाफट यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होते रहेगी, ठीक है। और क्योंकि आरएनए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसमें हमेशा इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूसली ये स्ट्रैंड इलोंगेट होते रहता है, ठीक है। इसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जबकि अपोजिट जो स्ट्रैंड है, अपोजिट स्ट्रैंड में देखिए ये एंड यहाँ को खुल रहा है, तो इसका जो अब इस स्ट्रैंड में क्या है, ये 5' एंड है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रैंड है, अब इस स्ट्रैंड में आप देखेंगे, इस स्ट्रैंड में देखेंगे तो ये एंड क्या है, ये मैंने क्या बताया कि ये एंड खुल रहा है, इस साइड का एंड खुल रहा है, यानी इसका 5' एंड खुल रहा है, ठीक है। लेकिन जो 3' एंड है वो क्या है, वो खुला नहीं है, कॉन्टिन्यूसली नहीं खुल पा रहा है 3' एंड। जबकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा शुगर मॉलिक्यूल को 3' एंड में ऐड करेगा। तो जब इस 3' एंड में ये ऐड करेगा तो इसका 3' एंड खुला होना चाहिए, नहीं खुला होना चाहिए, होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ क्या है, इसका 3' एंड खुला नहीं है क्योंकि इसका 5' एंड खुला है, 3' एंड इसका अपोजिट है, ये खुला नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या होगा कि छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट बनेंगे, छोटे डीएनए के सेगमेंट बनेंगे। लेकिन ये जो आपके स्ट्रैंड्स बनेंगे, छोटे छोटे जो डीएनए के सेगमेंट्स बनेंगे वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेच, थोड़ा डीएनए खुल रहा है, थोड़ा डीएनए खुलेगा, तो जितना डीएनए खुलेगा उतना ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो पाएगा, करेक्ट। तो इन जो छोटे छोटे जो डीएनए के रेप्लिकेटेड सेगमेंट्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओकाज़ाकी सेगमेंट्स। जो शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए हैं उनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स या ओकाज़ाकी सेगमेंट्स। ये ओकाज़ाकी ने डिस्कवर किए थे 1968 में। और हमेशा जब भी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट क्या है, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट, और आरएनए प्राइमर क्या है, आरएनए का छोटे छोटे सेगमेंट। तो हमेशा जब भी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनेगा, यानी जब भी डीएनए का एक छोटा सेगमेंट बनेगा रेप्लिकेटेड होके, उस समय हमेशा आरएनए प्राइमर चाहिए होगा, ठीक है। आरएनए प्राइमर होगा, आएगा, फिर वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज सब कुछ ये फॉलो करते हुए आएगा और छोटा सेगमेंट बना देगा। फिर नया जब ओकाज़ाकी सेगमेंट बनना है तो फिर एक आरएनए प्राइमर वहाँ पर आएगा और फिर ओकाज़ाकी सेगमेंट यानी डीएनए का सेगमेंट बनेगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और बाद में क्या होगा कि ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं ये डीएनए लाइगेज एंजाइम है। लाइगेज मैंने आपको बताया था, लाइगेज हमेशा जॉइनिंग एंजाइम्स होते हैं ये, या डीएनए सिंथेडेज, दोनों नाम एक ही हैं। ये क्या करेंगे, आरएनए प्राइमर्स को वहाँ से हटा के
हटा देंगे और एक नया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर आ जाएगा और ये छोटे छोटे सेगमेंट्स आपस में डीएनए लाइगेज की मदद से जुड़ जाएंगे। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एक लीडिंग स्ट्रैंड है जो कि कॉन्टिन्यूसली फॉर्म हो रहा है और एक लैगिंग स्ट्रैंड है जो धीरे धीरे करके फॉर्म हो रहा है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में फॉर्म हो रहा है। इस टाइप के रेप्लिकेशन को हम बोलेंगे सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ओके, अब क्या है लास्ट स्टेप। अब बच्चों हमारा लास्ट स्टेप है प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। लास्ट स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। अब इस स्टेप में क्या होता है कि कभी कभी चांसेस हैं कि 10,000 में से एक बार ऐसा होता है कि कभी कभी रॉन्ग बेस जो है वो उनकी पेयरिंग हो जाती है। तो जो बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज है वो इस चीज़ को सेंस कर लेता है और वो वापस उस जगह पे जाएगा और उसको हटा के वहाँ पर रॉन्ग बेस को हटा के वहाँ पे एक प्रॉपर बेस अटैच कर लेगा। इसे बोलेंगे प्रूफ रीडिंग। अब कभी कभी क्या होता है कि ये प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म अगर नहीं हो पाता है, स्केप हो जाता है ये प्रोसेस, तो डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म भी है। उसमें क्या होता है कि कुछ रिपेयर एंजाइम्स होते हैं जो कि वहाँ पर पर्टिकुलर सेगमेंट में जहाँ पर कि इम्प्रॉपर बेस पेयरिंग हो गई है वहाँ पर जाके रिपेयर करेंगे। इसमें कौन सा एंजाइम है? एक तो है एंडो न्यूक्लियेज। ठीक है, जो एंडो न्यूक्लियस क्या करेगा, जहाँ पर गड़बड़ हो गई है वहाँ जाके उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, नियर द रीजन ऑफ रिपेयर वहाँ पर ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, पर्टिकुलर जगह पे वहाँ जाके ब्रेक करेगा और फिर जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, ये वहाँ पर से जो मिसमैच या एबनॉर्मल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उसको हटा देगा और वहाँ पर एक करेक्ट रिप्लेसमेंट ले आएगा। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, पर्टिकुलर जहाँ पर प्रिपेयरिंग होनी वहाँ पर सेगमेंट ब्रेक किया और डीएनए पॉलीमरेज ने उसको हटा दिया जो गड़बड़ सेगमेंट न्यूक्लियोटाइड अटैच है और वहाँ पर एक नया अच्छा मतलब जो करेक्ट रिप्लेसमेंट है वहाँ पर उसको सिंथेसाइज किया। और उसके बाद जो डीएनए लाइगेज है ये क्या करेगा कि लाइगेज मतलब चिपकाना, तो जो टूट गया है सेगमेंट उसको जब ठीक ठाक हो गया तो उसको रीसील कर देगा। ठीक है, ये 3 एंजाइम क्या हैं, रिपेयर एंजाइम्स हैं। तो बच्चों ये प्रूफ रीडिंग और जो डीएनए रिपेयर है मैकेनिज्म, ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर डीएनए मॉलिक्यूल बने या प्रॉपर ये रेप्लिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली हो। तो ये 6 स्टेप हैं, इसमें से आप इसको अच्छे से समझिए। जो एंजाइम्स हैं इसमें कौन क्या एक्ट कर रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली जो इसमें कन्फ्यूज़न रहेगा आपको इलॉन्गेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड में रहेगा, तो इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा और बुक से इसको पढ़िएगा। तो यहीं पर हमारा एंड होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।